हेलो माय स्टूडेंट्स। आज पुनः कॉमर्स विद वी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत है। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप अकाउंटिंग की तरफ आपको लेके चलूँगा। ये टॉपिक वास्तव में कॉमर्स विषय यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे ये तब तक आपके उपयोग में आने वाला टॉपिक है। वास्तव में बेसिक अकाउंटिंग का वास्तविक ज्ञान इसके लेखांकन से प्राप्त होता है। तो आज हम पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन की बात करके आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जानने से पहले थोड़ा सा हम व्यवसाय के दूसरे फॉर्मेट की तरफ एक निगाह डालें। जो सबसे पुराना फॉर्मेट है बिजनेस का, सबसे पुराना फॉर्म वो है प्रोप्राइटरशिप। ये सामान्य रूप से एक व्यक्ति के द्वारा, वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जाता था। इसमें क्या था कि कुछ बहुत सीमाएं थी। जैसे जैसे व्यापार विकास की तरफ बढ़ने लगा तो इसके सामने समस्याएं विकसित होने लगी। समस्या किस प्रकार की थी? क्योंकि कुछ चीज़ें लिमिटेड थी। जैसे लिमिटेड क्या था? एक तो कैपिटल इसके पास लिमिटेड थी, स्किल क्योंकि ये सिंगल पर्सन था, मैनेजमेंट एबिलिटी, ओके। कैपिटल अकेले होने की वजह से कम कैपिटल लगा पाता था, कुशलता भी कम थी क्योंकि एक ही था, मैनेजमेंट अकेले देखने वाला था। तो ये सारी उसके सामने सीमाएं थी। बट इसमें बहुत कुछ चीज़ें अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड क्या था? एक तो रिस्क था, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लॉस, बिजनेस का रिस्क। क्योंकि व्यवसाय ये तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट में ही चलेगा, किसी कारण से नुकसान हो सकता है। तो वो सारा रिस्क एक व्यक्ति के ऊपर था। ये व्यवसाय बंद होने के कगार पर चला गया, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो उसमें इस व्यक्ति की पर्सनल असेट भी लायबिलिटी को पे ऑफ करने में प्रयोग हो जाती थी। इससे क्या हुआ? विकास अवरोधित होता महसूस हुआ। तब एक नया फॉर्मेट जनरेट हुआ। क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने कुछ लोगों का संघ बनाया। कुछ लोग मिल गए और मिल करके एक व्यक्तियों का संघ बना लिया। संघ में क्या हुआ कि चूंकि यहाँ कई लोगों का इनकमिंग हो गई थी, तो जहाँ ये अकेले पूंजी लगा रहा था, ऐसी स्थिति में यहाँ पर 4 लोग
मिल करके पूंजी को विनियोजित किया। इससे जो ये लिमिटेड सब की बात थी कि इसकी कैपिटल लिमिटेड थी, अब यहाँ पर वो लिमिट बड़ी हो गई, समूह पैसे का बड़ा हो गया। तो जहाँ छोटा व्यापार था, बड़ी पूंजी से बड़ा व्यापार हो पाना संभव हुआ। स्किल जो ये अकेले इसकी कुशलता से व्यवसाय संचालित हो रहा था, अब वो 4 लोगों की कुशलता पर बेस करने लगा। मैनेजमेंट एबिलिटी जो यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, तो यहाँ मैनेजमेंट एबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इस सामान्य रूप से इसमें कहा गया, यदि हम इसको एक शब्दों के संगठन में पिरोएं तो व्यक्तियों का एक संघ, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार एक वैध अनुबंध के अधीन व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी पूंजी और प्रबंध कुशलता का प्रयोग करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। व्यक्तियों का संघ जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन बिजनेस करना आरंभ करते हैं, जिसमें अपनी पूंजी और कुशलता का उपयोग करते हैं, वो साझेदारी की शक्ल में आया। यहाँ पर इंडिविजुअल ये इस साझेदारी के साझेदार कहलाए और ये कलेक्टिव रूप में इसी को फर्म कहा गया। राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को परिभाषित किया गया। कहा गया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them for all। इस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा पार्टनरशिप को परिभाषित किया गया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के मध्य एक संबंध है, हु हैव एग्रीड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन, उन एक या सभी के द्वारा संचालित व्यवसाय के लाभ को बांटने की सहमति से एक ये संबंध, रिलेशन डेवलप हुआ, जिसको पार्टनरशिप कहा गया। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहा गया कि साझेदारी अनुबंध से जन्म लेती है। साझेदारी अनुबंध से जन्म लेती है मीन्स जब कई व्यक्तियों के मध्य व्यवसाय करने हेतु एक वैध अनुबंध विकसित किया जाता है,
वो साझेदारी को जन्म देता है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर हो गया। बात है अनुबंध की, तो ला ने इस संदर्भ में भी कहा, ला का स्पष्टीकरण था कि जो अनुबंध होगा वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। राइट, दो तरीके के अनुबंध की स्वीकृति इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दी। एक ये कि लिखित, दूसरा था मौखिक, ओरल। ठीक है, तो लिखित और मौखिक अनुबंध के माध्यम से व्यक्ति आपस में स्वेच्छ इच्छा अनुसार संगठन बना ले और व्यवसाय करके लाभ बांटने की सहमति जताएं। ये बात लॉ ने स्पष्ट किया। अब यहीं पर एक और आया कि अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। तो जो लिखित अनुबंध है इसी को डीड के नाम से जाना गया। लिखित अनुबंध को, मौखिक नहीं, लिखित अनुबंध को डीड के नाम से जाना गया। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स भी कहते हैं। तो डीड क्या थी? डीड व्यवसाय के संदर्भ की एक नियमावली थी कि व्यवसाय कौन करेगा, कैसे करेगा, कितनी कैपिटल लगेगी, किसका क्या प्रॉफिट रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो कितने %, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा तो कितना, ये सारी चीज़ें, सैलरी दे होगी, कमीशन दे होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। राइट, तो इसमें इन चीज़ों को पूरी तरीके से अंकित किया गया है, जैसे कैपिटल, प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन, ETC। इसमें और सारी चीज़ें कि बिजनेस कौन करेगा, अकाउंट संचालित कौन करेगा, ऑडिट कैसे होगा, नया पार्टनर आएगा तो असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, एंट्री का प्रोसेस क्या होगा, आदि आदि। ये पूरी एक लिस्ट थी नियमावली की, इसी को डीड के रूप में जाना गया। ये डीड एक निश्चित स्टाम्प पेपर पर अंकित की जाती थी, ये नियम लिखे जाते थे और उस लिखने के बाद उस पर सारे पार्टनर्स जितने भी हैं, 2, 4, 6, 8, वो सारे पार्टनर्स के उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। अब एक चीज यहीं पर ध्यान दें कि पार्टनरशिप में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2, अधिकतम 50 होती है। न्यूनतम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो इन लोगों के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सब के उस डीड के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। राइट, अब एक बात आती है कि जहां पर ये डीड नहीं है, लिखित अनुबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में इन सब चीजों का क्या होगा। राइट, तब ये कहा गया कि जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। और वैसे ये जब डीड लिखी जाती है तो इसमें जो भी रेशियो ये लोग आपस में निर्धारित कर लें, उस रेशियो से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में डीड नहीं है तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, सभी पार्टनर्स के बीच में समान वितरण प्रॉफिट का होगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देय नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप प्राप्त नहीं करेगी। लोन के संदर्भ में कहा गया कि 6%, एक्ट कहता है कि लोन पर 6% इंटरेस्ट देय होगा फर्म के द्वारा, राइट। सैलरी देय नहीं होगी, कमीशन देय नहीं होगा। ये सारा कुछ उस स्थिति में जब डीड एब्सेंट है, डीड नहीं बनाई गई है, ऐसी पोजीशन में पार्टनरशिप एक्ट अपना रोल प्ले करने लगता है और उसके ये सारे नियम इन्फोर्स हो जाते हैं। क्लियर सी बात है। यहीं पर थोड़ा सा हम जान लें कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये देय होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या, जब फर्म पीएल बनाती है, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन दर्शाया जाएगा, देन एनपी निकलेगा, नेट प्रॉफिट तब निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म पर भार है। ये यहाँ दो अकाउंट्स बनते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ये दो अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ यहाँ दिखाकर यहाँ दिखाते, ये यहाँ दिखाते, तो यहाँ क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये हर हाल में फर्म द्वारा भुगतान किया जाएगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, राइट। फिर एप्रोप्रिएशन का सर जरूरत क्या है? एप्रोप्रिएशन की जरूरत यह है कि जो एनपी यहाँ पर जनरेट हुआ, फर्म द्वारा जो प्रॉफिट कमाया गया, कुल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को किस किस रूप में बांटा जा रहा है? एक तो सैलरी दी जा रही है डीड के द्वारा, तो सैलरी दे दी गई उसी प्रॉफिट से। कमीशन देना है तो कमीशन दे दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। ड्राइंग पर इंटरेस्ट यदि फर्म को प्राप्त हो रहा है तो वो अपना क्रेडिट कर लेगी, राइट। अब वो ये तो सब फिक्स टर्म के ऊपर पे हो गए। जो इसके बाद बचा वो प्रॉफिट इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्वल जैसी भी स्थिति हो उस रूप में बांट दिया जाएगा, ठीक है। इक्वल की दशा में यहाँ पर अन्य कुछ आना ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं होता, ड्राइंग इंटरेस्ट लिया नहीं जाएगा, सैलरी पे नहीं होगी, कमीशन पे नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी आने की पोजीशन नहीं बनती। ये डीड की कंडीशन में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्रीज पास होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इसी दशा में ये लिबरलिटी है कि जो निर्धारण आपस में कर लिया गया उनको प्रॉफिट से इस प्रकार से बांटा गया। तो ये जो हैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अर्जित लाभ में से इस तरीके से पे कर दिया गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन ये जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर भार होता है, ये हर दशा में देय होगा। इसमें जो एंट्रीज आ रही है वो तब पास की जाएंगी जब फर्म प्रॉफिट की पोजीशन में होगी। कमीशन तब देय होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कंडीशन में पे किया जाएगा जब फर्म प्रॉफिट की पोजीशन में होगी। यदि प्रॉफिट नहीं तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन इन ऑल रिस्पेक्ट हर कंडीशन में फर्म द्वारा पार्टनर को पे किया जाएगा। क्लियर है? एक सामान्य इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।
विश्वास है कि काफ़ी कुछ तत्व स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा ड्राइंग इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन और उसका अकाउंटिंग फॉर्मेट, साथ साथ में ये प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन को मैं स्पष्ट करूँगा। तत्पश्चात एडमिशन ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग स्ट्रक्चर पर आपको पहुंचाऊंगा और विस्तृत चलूँगा, क्योंकि इसका अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं पूरी तरह से इसके नियमों और सिद्धांतों को स्पष्ट कर दूँ। थैंक यू।